नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी बातें। काफी हद तक हम बाजार पे दबाव बने हुए फिलहाल देख रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ प्रेशर है तो नीचे के स्तरों से लगातार सपोर्ट पे मिला है और हम बाजार में उछाल भी आते हुए देख रहे हैं। आज के दिन अगर आप देखें तो कुल मिलाकर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, ये जरूर कहा जा सकता है। आज हम सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी में आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरे भी कई सेक्टर्स हैं हालांकि जहां पर आपने प्रेशर बनते हुए देखा है। दरअसल इस वक्त गिरने और बढ़ने वाले शेयरों के बीच का इक्वेशन अगर आप देखें तो मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो दबाव बनता हुआ नजर आया है दो शेयरों में, तो अगर एक शेयर रिकवर हुआ है यानी 2:1 का रेशियो इस वक्त आपको बना हुआ दिखाई देगा। सुबह से के मुकाबले में ये काफी बेहतर है, लेकिन अब भी यहां पर काफी हद तक कहेंगे कि मार्केट में दबाव ही ज्यादा देखा जा रहा है और निफ्टी भी आप देखिए तो ऊपर के लेवल से इसी वजह से फिसलता हुआ नजर आया। हर्षदा जी हाँ, और अगर आप देखिए इस समय लेवल्स क्या दिख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी के। सेंसेक्स जो है वो फिर से दबाव में है और निफ्टी 9202 के आसपास ये भी 34 अंकों की गिरावट पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 128 पॉइंट फिर से टूटा है तो फिर प्रेशर आने लगा है और प्रेशर आ कहां से रहा है। मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट गवा चुका है, यहां पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। इनफैक्ट दिन के लो से हम 200 पॉइंट रिकवर कर पाए थे 1 बजे तक, लेकिन अब फिर से दबाव की घेरे में ये इंडेक्स और बैंक निफ्टी भी प्रेशर में है क्योंकि सरकारी बैंकों में रिकवरी के बिल्कुल साइंस नहीं है। 23 अंकों की गिरावट पर इस समय ये इंडेक्स कारोबार करता हुआ। तो आज कहां पर होगी हमारी नजर? क्या 9200 के ऊपर टिक पाएगा बाजार? ये तो बहस का मुद्दा रहेगा ही। राजनीतिक उठापटक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? और जबकि शाम 5:30 बजे आज आईआईपी और सीपीआई के आंकड़े आएंगे, इकरा की अदिति नायर से इस पर होगी चर्चा। इसके अलावा कल आने वाले इन्फोसिस के नतीजे कैसे होंगे बुलेटिन में आगे बताएंगे आपको, और इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी जानेंगे। अब से कुछ देर बाद लेकर आएंगे लॉन्ग या शॉर्ट निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी 3 बजे और 3:15 बजे बीटीएसटी या एसटीबीटी पर भी होगी चर्चा। लेकिन स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं जहां पर एक्शन आज के सत्र में बनता दिखाई दे रहा है। जैसे हमने आपको बताया मुनाफा वसूली हावी है, खास सेक्टर्स में बैंक्स दबाव में है, सरकारी बैंक खासकर कॉर्पोरेशन, विजया, ओबीसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई जैसे काउंटर्स में आप देखेंगे 3.5 से 1.5% तक की गिरावट इस रेंज में हमने देखा है, वो प्रेशर बनता दिखाई दिया है। इसके अलावा और कौन से वीक विकेट्स है तो टेक्नोलॉजी शेयर यहां पर दुधाई शुरू हो गई है। इन्फोसिस के कल नतीजे आने वाले और उससे पहले हम देख रहे हैं काफी पोजीशंस हल्की होती हुई कुछ स्टॉक्स है जहां पर 2 से 3% तक की गिरावट भी बनती दिखाई दी है। ऐसे में कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर, आईएलएफएस इंजीनियरिंग, एमबीएल, एआरएसएस, रिलायंस इंफ्रा, इन काउंटर्स में भी मुनाफा वसूली का ही भार बनता दिखाई दिया है। लेकिन अगर इंडेक्स पर नजर डालें तो सहारा कहां से मिल रहा है? भारतीय इंफ्राटेल, आयशर, बीपीसीएल में अब हम देख रहे हैं टिक आता हुआ पॉजिटिव में, और येस बैंक में हमने देखा है निजी बैंकों में अच्छी खासी खरीदारी। येस, एचडीएफसी, एक्सिस, ये कुछ काउंटर्स है आईसीआईसीआई समेत जिन्होंने बाजार को सपोर्ट जरूर किया है। लेकिन मिड कैप में प्रेशर फिर बढ़ गया है। पिट रहा है डेल्टा कॉर्प का शेयर 7% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रुप के शेयरों में हमने देखा है कल से ही गिरावट हावी। टायर कंपनियों में अब मुनाफा वसूली हावी होती हुई। मीडिया में इरोस काफी भागा था, ये करेक्ट होना शुरू कर रहा है और रानी इंजन जैसे शेयर भी हैं जहां पर 3% तक की गिरावट बनती दिखाई दी है। और आइए चार्ट पे नजर डालते हैं। आज अगर आप देखें तो एक दायरे में अब बाजार घूमते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और ये ऐसा लगता है लगातार पिछले करीबन 3-4 दिन के चार्ट आपके सामने हैं। इस रेंज से बाहर निकलते हुए बाजार नहीं दिख रहे, लेकिन इसके बीच में काफी तेजी से आपको लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह आप हाई बनाएंगे, दिन के दौरान आप लो भी टच कर लेंगे, तो ये वॉलेटिलिटी यहां पे साफ तौर पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये रेंज जो इस वक्त हमें दिखाई देती है करीबन 9160 और ऊपर 9250 के आसपास का ये दायरा बन रहा है और वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट आज अगर आप देखें तो इंडिया विक्स में भी इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब बाजार एक नए मूव के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है कि वो मूव करेक्टिव हो यानी नीचे की तरफ हो। फिलहाल काफी वक्त तक थकावट दिखाने के बाद अब ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि मार्केट पे ट्रेंड पे थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऊपर की तरफ काफी ज्यादा दबाव बना हुआ है। इस रेंज के अंदर अगर आप देखें तो 9220 के आसपास फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पर आपको आखिरी मिनटों में नजर रखनी चाहिए।
पिछले 3 घंटे से आप देख रहे हैं इस लेवल के ऊपर हम बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो ये लेवल जो 9220 का है उस पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें नीचे की तरफ, अब ऐसी स्थिति में जबकि हम दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आता है। जैसे हमने आपको दिखाया कि इस बैंड में करीब 9160 के आसपास का लेवल अहम दिखाई देता है। अगर आप देखें तो तकरीबन 9025 के आसपास से जो हमने रिकवरी देखी थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, और हाल का जो हमने टॉप बनते हुए देखा है, उसके बीच में 9150 के आसपास के लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिट्रेसमेंट के लिहाज से भी। तो नीचे की तरफ 9150 एक बेहद अहम लेवल फिलहाल हमें इस चार्ट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के लिहाज से। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर शायद एक बड़ा झटका और बाजार में फाइनली रिवर्सल आने का संकेत कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। तो 9150 पे हम फिलहाल नजर रखेंगे एक पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से, और 9220 पे आज आखिरी मिनटों के दौरान तो नजर होगी ही। इसके अलावा आज जाहिर है कि एक स्टॉक जिस पर हमारी नजर है वो है इन्फोसिस, और ये इन्फोसिस के चार्ट फिलहाल आपके सामने है। इस चार्ट पे अगर आप नजर डालें तो ये दरअसल मंथली चार्ट है और काफी लंबे समय की रेंज आप देख रहे हैं। दरअसल पिछले 6-7 सालों का मूवमेंट है, लेकिन यहां पर जो खास ट्रेंड आपको देखना चाहिए पिछले करीब साल भर का है, और वहां पर आप देख रहे हैं इस स्टॉक को धीरे धीरे नीचे आते हुए। इस दौरान बाजार हालांकि ऊपर गया है पर यह स्टॉक ऊपर नहीं गया, और ऐसे में ये जो नीचे की लाइन है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये दरअसल ये बताती है कि किसी स्टॉक ने निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न दिया या कम, और कम दिया तो कितना, ज्यादा दिया तो कितना। यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले मार्च क्वार्टर में ही दरअसल ये पीक आउट हुआ है। जो आउट परफॉर्मेंस का ट्रेंड था वो पूरा हुआ और अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुई जो अब तक जारी है। और इस वक्त के पिछले साल भर में अगर आप देखें तो निफ्टी के मुकाबले में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस इस वक्त इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। चूंकि नतीजे हम क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो आपको क्वार्टरली चार्ट पे ही नजर रखनी चाहिए, और ये आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर के जो चार्ट हैं, बल्कि 4 क्वार्टर के, जहां पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दिया, यहां पर हमने लगातार इस स्टॉक पे दबाव बनते हुए देखा है और लोअर टॉप्स तो बने ही हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है यहां पे, पिछले 2 क्वार्टर में जो भी बुरी खबरें आई उसको करीब 900 रुपए के आसपास इसने डाइजेस्ट कर लिया। तो अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट होता है कल तो 900 का लेवल नीचे के स्तर है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इमीडिएटली कल नहीं तो आगे चलकर अगले हफ्ते के दौरान अगर यहां पे दबाव बढ़ता है तो। और वहीं अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ अब यहां पर तकरीबन 1040 का लेवल दिखाई देता है। तो 900 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। पिछले 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से हम यहां पे अटकते हुए नजर आए हैं, इस बार देखना होगा। और ऊपर 1040, तो ये थोड़ी सी रेंज बड़ी है, लेकिन इस रेंज को आप इस लिहाज से ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए बाईबैक का अनाउंसमेंट या कोई सरप्राइज आ ही गया तो उछाल कहां तक आ सकता है, तो वो 1040 का लेवल है। और अगर डिसअपॉइंटमेंट आए तो 900 का लेवल है नीचे की तरफ, जहां आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। तो ये हुई इन्फोसिस की बात। लेकिन इस वक्त आज अगर आप देखें तो ब्रॉड मार्केट कमजोर नजर आ रहा है, और हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर आपको बताता है कि पूरे बाजार की क्या तस्वीर है। 43 का आंकड़ा, काफी वक्त के बाद हम 40 की नजदीक पहुंचते हुए देख रहे हैं हमारे फियर एंड ग्रीड मीटर को। लेकिन ध्यान रखिए, सुबह अगर आपने यही मीटर हमारा देखा होता तो हम 30 के काफी आसपास पहुंचने लगे थे। तो वहां से रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अब भी नेगेटिव जोन में बरकरार है। अश्ता, स्टॉक्स में यहां पर क्या पोजीशन होनी चाहिए इस समय, खासकर वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए, इस पर भी बात कर लेते हैं आगे। सुमित बगाड़िया हमारे साथ है। सुमित, 91-95 के आसपास देखिए निफ्टी तो आ चुका है और बैंक निफ्टी फिर दबाव के घेरे में है। क्या सलाह होगी अगर कोई मंदी की पोजीशन ले रहा है, निफ्टी में खड़ी करेंगे या बैंक निफ्टी में? सेल की सलाह होगी। आज का जो वीकनेस देखने को मिल रहा है वो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, स्पेशली निफ्टी के अंदर और आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज ही नया हाई लगाया और उसके बाद आज ही हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आई थिंक एक बार आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए और अभी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को ट्राई करना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करें। बिकॉज अगर मार्केट्स में करेक्शन आती है तो हो सकता है आने वाले हफ्ते से 10 दिन में थोड़ा सा एक हेल्दी करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। स्पेशली निफ्टी की अगर बात करें तो प्रेजेंट लेवल्स में 9250 ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 9160 जो आज के लोज लगे वो जैसे ही टूटते हैं तो हमको 9100 9050 तक के लेवल्स निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी 21800 के ऊपर अब जाता है तो ही फ्रेश बाय करें और नीचे में 21400 21200 के लिए 2 से 4 दिनों का व्यू लेके चले।
ओके, 2 से 4 दिनों का व्यू मंदी का ही दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर जो कमजोर काउंटर्स हो रहे हैं, इसमें डेज लो पर अदानी पावर ट्रेड करता हुआ 8% का नुकसान, ओपन इंटरेस्ट करीब 4% से जुड़ता हुआ। क्या आपकी सलाह होगी घटता हुआ राधा अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेज इस समय अगर कोई शॉर्ट करता है और कितना पिटेगा शेयर? देखिए, वीकनेस देखने को मिल रही है अदानी के तीनों चारों ही स्टॉक्स के अंदर। एक बार के लिए और वीकनेस देखने को मिल सकती है। अदानी पावर के अंदर हमको शायद हो सकता है 32-30 तक के लेवल देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक ने सपोर्ट्स तो ब्रेक कर दिया है और सपोर्ट्स ब्रेक करने के बाद इसका इमीडिएट जो सपोर्ट बन रहा है वो है 30 रुपए के आसपास ही। आई थिंक इमीडिएटली इसके अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशन सेल वाली होल्ड कर सकते हैं। 30 से 31 रुपए तक के लेवल्स अदानी पावर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश शॉर्ट्स अगर करने हैं तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर भी किया जा सकता है। ये स्टॉक कल का हाई लगा के आज पहला दिन है जब इसने वीकनेस दिखाना स्टार्ट किया है, यहां से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको स्टॉक के अंदर 10 से 15 रुपए का फॉल देखने को मिले। 116-118 के आसपास सेलिंग बनाए, 122 का स्टॉप लॉस और 105 और 102 रुपए के टारगेट होंगे अदानी एंटरप्राइज के अंदर। ओके, अगर आप बड़े शेयरों में देखें तो यहां पर दबाव बनता हुआ बैंकिंग स्टॉक्स पे खास तौर पे नजर आएगा। एसबीआई और आईसीआईसीआई दोनों में मंदी की पोजीशंस काफी हद तक अब बन रही हैं और गिरावट भी बढ़ती हुई। क्या इनमें शॉर्ट बनता है? देखिए, एसबीआई के अंदर वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। जैसे ही ये स्टॉक नीचे के अंदर 287.50 का लेवल ब्रेक करेगा तो 10 से 15 रुपए का फॉल हमको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जैसे ही 1-1.5 रुपए और नीचे गिरता है उसके बाद फ्रेश शॉर्ट्स एसबीआई के अंदर इनिशिएट किए जा सकते हैं 293 के स्टॉप लॉस से और नीचे में टारगेट 275, 288 का लेवल टूटने के बाद इसके अंदर सेल इनिशिएट करें। ओके, 298 के बाद ही बिकवाली की जाए। रिलायंस डिफेंस भी अब कमजोर पड़ता हुआ, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? क्या आप शॉर्ट करना चाहिए? हाँ, यस हर्षदत्त, शॉर्ट किया जा सकता है। इसके अंदर 60 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 66 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। 66 पे सेल करें, ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए 70 रुपीज का और हमको आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये 60 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। लॉन्ग्स के अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एक बार फ्रेश सेलिंग भी की जा सकती है। ओके, सुमित ये बताइए कि कल इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले क्या आपने कोई रणनीति सुझाई है अपने क्लाइंट्स को? देखिए प्रदीप जी, अभी आपने जो इन्फोसिस के अंदर रेंज बनाई है वो बहुत अच्छी रेंज है और ऐसा लगता है कि इसी रेंज के अंदर इन्फोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि 910, 920 के आसपास अच्छे खासे 900, 910 के आसपास अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स है इन्फोसिस के और ऊपर में 980 हजार का इमीडिएट रेजिस्टेंस और 1040 जो आपने लेवल ऑलरेडी बता दिया है। मुझे इसी रेंज में लग रहा है इन्फोसिस। अगर बाई चांस ये 20-30 रुपए का फॉल देता है तो लोअर लेवल्स में बाइंग की सलाह रहेगी इन्फोसिस के अंदर 900, 910 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में टारगेट 1000, 1020 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यही व्यू लेके चल रहे हैं एज पर अगर कोई ट्रेडिंग व्यू लेना हो इन्फोसिस के अंदर तो। ओके, शुक्रिया आपका सुमित। और अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं और नजर है इन्फोसिस पे। आशीष, बहुत करीब से इस पे नजर रखते हैं, इन्फोसिस से क्या उम्मीद है आशीष? देखिए, वैसे आईटी सेक्टर में इस बार कई सारी चीजें हमें मॉनिटर करनी है। एक तो जो यूएस से अनसर्टेनिटी है, एक तो वीजा को लेकर, और वीजा में तो एंट्री लेवल वैसे ही टाइटन कर दिया यूएस ने, और दूसरा मेडिकेयर को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। प्रोटेक्शनिज्म दुनिया भर में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। FY18 की गाइडेंस कैसे देती है कंपनीज, क्योंकि डिमांड एनवायरमेंट होपफुल है मार्केट कि बीएफएसआई में अगले साल यानी कि FY18 में एक पिकअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल एलोकेशन इस बार की सबसे बड़ी की थीम है, तो क्या बायबैक्स आएंगे, क्या तगड़े डिविडेंड डोल आउट करती हुई नजर आएंगी कंपनीज। और इन्फोसिस के केस में खास तौर पे वो प्रमोटर्स और बोर्ड के बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर अगर कुछ क्लैरिटी आएगी तो बाजार को पसंद आएगा। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है Q4 के नंबर्स की, पिछला क्वार्टर आपको याद होगा इन्फोसिस में दबाव था आय में, डॉलर आय में ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास का, क्योंकि आरबीएस डील का कैंसिलेशन का इंपैक्ट था। तो शायद लाइकली है कि उसका ओवरहैंग इस क्वार्टर में कंटिन्यू नहीं होगा और कुछ टॉप क्लाइंट्स में वीकनेस थी तो वो भी शायद इस बार नदारत हो, इसीलिए डॉलर आय 1.25% के आसपास इंप्रूव होगी। मार्जिन्स में लेकिन 30 बेसिस पॉइंट का दबाव होगा। वो दबाव क्यों? क्योंकि रुपया अप्रिशिएट हो रहा है। अगर मैं एंड टू एंड क्वार्टर रुपए कैलकुलेट करूं तो 3% के आसपास डॉलर के मुकाबले अप्रिसिएशन है, तो उसका इंपैक्ट पड़ना है और इसीलिए मुनाफा भी शायद 3-3.5% के आसपास तिमाही का दबाव दिखाएगा। आशीष, लेकिन नेक्स्ट फिस्कल के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या गाइडेंस देखने को मिल सकता है? वो बाजार शायद
परखेगा और वही एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कंपनी पर। बाजार की एक्चुअली नजर वहीं रहने वाली है और स्ट्रीट डिवाइडेड है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं 2 रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। CLSA कह रहा है 8 से 10% डॉलर आय में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होगी। HSBC कहता है नहीं साहब 6 से 8% के आसपास की ग्रोथ। हम एक्सपेक्ट करें इसी का मीडियन, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि शायद 7 से 9% के आसपास डॉलर आय में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की कंपनी बात करेगी। और थोड़ी सी शायद हो सकता है कंजर्वेटिव हो, एग्रेसिवली ना करे वो, इसीलिए क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा 3 बार इस कंपनी को अपनी गाइडेंस को ट्वीक करना पड़ा था, बदलना पड़ा था, सर्कमस्टांसेस क्योंकि बदल रहे थे। अच्छा, एक तबका यह भी मानता है शायद गाइडेंस देना बंद कर सकती है एटलीस्ट इस साल के लिए। अगर ऐसा हुआ तो सेक्टर और कंपनी के लिए बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि NASSCOM ने ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस नहीं दी है अनसर्टेनिटी के चलते। अच्छा, ना सिर्फ गाइडेंस, ध्यान रखें कैपिटल एलोकेशन की मैंने बात करी तो इन्फोसिस से बहुत एंटिसिपेटेड था कि एक बायबैक का भी ऐलान कल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब तक स्टॉक एक्सचेंजेस को कोई भी क्लैरिटी नहीं है, स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म नहीं करा गया कि कल की बोर्ड मीटिंग में बायबैक पे ये कंपनी विचार करने वाली है। तो शायद एक बायबैक के फ्रंट पे कल डिसअपॉइंटमेंट होगा, पर हो सकता है रिलीज में ये मेंशन हो जाए कि कैपिटल एलोकेशन के लिए अगली बैठक हमारी फला दिन होगी, तो वो सेंटिमेंट्स सुधारने के लिए काफी होना चाहिए। ओके आशीष, शुक्रिया आपका। हमारे साथ अब हमारे 2 और एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। जॉइंडर कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर और मार्केट एक्सपर्ट सुरेंद्र श्रीवास्तव भी। अविनाश, ये बताइए कि बाईबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बेहतर परफॉर्मेंस और गाइडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से आगे मूवमेंट के लिए, क्योंकि नतीजे पर यह स्टॉक रिएक्ट तो लगातार करता ही है। मुझे लग रहा है कि प्रदीप गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर गाइडेंस में कटौती आती है और क्लियरली अगर फंडामेंटल परफॉर्मेंस अगर आगे FY18 के लिए भी अगर चैलेंजिंग हेडविंड्स रहने की अगर एक्सपेक्टेशन रहेगी मैनेजमेंट की, तो मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली स्टॉक पे एक ओवरहैंग रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि बायबैक में हमको लग रहा है कि बायबैक में एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर आ सकता है, क्योंकि काफी IT कंपनीज ने किया है, और अगर बायबैक का अमाउंट भी अगर सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है, अगर टेंडर बेस्ड होता है, ये सब अटकले बायबैक में आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो मुझे लग रहा है बायबैक से ज्यादा डेफिनेटली जो अर्निंग्स ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है, गाइडेंस है, वहां पे अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है कल, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ बिग लेट डाउन। चार्ट्स पर यहाँ पर हम देख रहे हैं बाकी काउंटर्स पर भी दबाव बनता दिखाई देने लगा है। टेक महिंद्रा 2% नीचे, TCS पर भी बिकवाली का दबाव। इन्फोसिस हाउएवर इतना कमजोर नहीं है अपने बाकी पियर्स के मुकाबले। सर्वेंद्र, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं पूरे टेक्नोलॉजी पैक को? नहीं, आई थिंक क्लियरली अगर थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बेटर पैटर्न्स हैं। बट ओवरऑल अगर आप NSE IT इंडेक्स देखें तो लास्ट क्वार्टर और लास्ट कुछ महीनों में थोड़े अच्छे मंथली क्वार्टरली पैटर्न्स थोड़े अच्छे बने हैं। डेली वीकली में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, बट मंथली और क्वार्टरली में पैटर्न्स अच्छे बने हैं। तो जब 9300 के आसपास से जो बाउंस आया था वो काफी डिसेंट था, और मुझे लग रहा है कि जब तक 93 का लो अब डिसाइसिवली नहीं टूटेगा तो प्रॉब्ली नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए जो वीकनेस है वो 9300 पे कंप्लीट हो गई थी, और अब एक ये बाउंस आया था, उसके बाद उस बाउंस का अब एक रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये बाउंस का रिट्रेसमेंट है और एक नेक्स्ट लेग अप, एक छोटा ऊपर पेंडिंग है, और सारे IT पैक में वो लेग पेंडिंग है। टेक महिंद्रा का चार्ट थोड़ा सा अलग बन रहा है, बट मेरा मानना है कि TCS, HCL टेक और इन्फोसिस में एक लेग ऊपर का पेंडिंग है। उसके बाद डेफिनेटली और वीकनेस आ सकती है, बट फिलहाल मुझे लगता है कि कॉल लेंगे, पुट लेंगे या कोई रणनीति बनाएंगे? देखिए, इवेंट के रिजल्ट के टाइम में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहे तो ज्यादा बेटर है। मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहूंगा इसमें, अगर थोड़ा कंजर्वेटिव रह के, और मेरा मानना यह है कि 980 का कॉल बाय करें, करीब 27-28 रुपए के आसपास है, और 1040 का कॉल भेज दें, करीब 8-9 रुपए में जाएगा। तो मेरे ख्याल से 18 से 20 रुपए का एक कॉस्टिंग आएगी इस पूरी स्ट्रैटेजी में, और आई थिंक 18 पॉइंट की कॉस्टिंग रिजल्ट खेलने के लिए काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड भी है उसमें। 18-20 पॉइंट का कॉस्ट रहेगा और एक 60 पॉइंट का ऊपर में अपसाइड है कमाने के लिए, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। 1040, 1050 के ऊपर इमीडिएटली निकल जाए ऐसा भी लग नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं 980 का कॉल बाय करके 1040 का कॉल बेचना चाहूंगा एक लॉट, तो वो एक बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा और करीब 18 से 20 पॉइंट की कॉस्टिंग आएगी। ओके, ये फिलहाल स्ट्रैटेजी 140 का कॉल बेचने की सलाह यहाँ पर इन्फोसिस में एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर सर्वेंद्र ने तैयार किया है। कल की तैयारी में
एक पॉकेट जो अब पिट रहा है और यहाँ पर बिकवाली गहराती हुई वो है मिड कैप इंडेक्स। 124 अंकों की गिरावट पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। हमने पूरे अदानी ग्रुप की बात की थी, ये कमजोर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कई दूसरे काउंटर्स है। सीमेंट कंपनियों में इंडिया सीमेंट की धुलाई होती हुई। कर्नाटका बैंक तो सुबह से ही एक करेक्टिव फेज में है, लेकिन डेल्टा कॉर्प है जो करीब 7-8% पिट चुका है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 169.70 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये काउंटर। क्या सलाह होगी आपकी इस पर सर्वेंद्र? क्या अचानक एक गिरावट क्यों? देखिए, डेल्टा कॉर्प के केस में गए वीक का पैटर्न बहुत ही बेरिश बनाया है उसने। काफी एक शार्प स्पाइक के बाद इमीडिएटली करेक्शन, पूरी की पूरी शैडो ही है। अगर आप देखें लास्ट वीक का बार तो पूरा का पूरा शैडो है, रियल बॉडी है ही नहीं, और काफी बेरिश बार है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक मीन रिवर्जन ट्रेड ट्रिगर हो गया है और उसकी वजह से आपको ये वीकनेस दिख रही। तो केवल प्योरली टेक्निकल सेलिंग है ये, और क्लियरली एक मीन रिवर्जन ट्रेड इसमें सेट इन हो गया है। तो मेरा मानना है कि उस मीन रिवर्जन ट्रेड का टारगेट करीब 140-142 के आसपास होएगा। तो मेरा मानना है कि 20 से 25 पॉइंट की गिरावट और पॉसिबल है। राइट नाउ थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया है, बट 20 से 25 पॉइंट और गिरावट बाकी है। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो आई थिंक 180 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और 140 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, वक्त है फिलहाल हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर होगी कुछ और स्टॉक्स में। स्वागत है आपका एक बार फिर, और इस बीच आप देखिए 9190 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी फिर से दिखाई देगा। रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन 9200 के ऊपर टिकना मुश्किल बना हुआ है। मार्केट ब्रेथ थोड़ी और नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है और 5.5 लाख करोड़ का कुल वॉल्यूम आज देखने को मिला है। कुछ खास स्टॉक्स इस बीच जो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। अडानी पावर अब देखिए आप 10% नीचे आ गया है और ये 10% की गिरावट पूरे दिन लगातार बढ़ी है। पिछले अभी कुछ मिनटों पहले ये 6% पे ही था। नुकसान और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, और कल और आज में अगर आप मिलाकर देखें ये स्टॉक कितना गिरा है, मेरे ख्याल से 25 से 30% का नुकसान इसने देख लिया है 2 दिनों के अंदर ही। अविनाश, क्या व्यू बनता है आपका इस पे, क्या करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली जो हेडविंड्स है कल के जो डिसीजन के कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो पावर हाइक की बात हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि वो ना दे, और इस कारण हमको लग रहा है कि जो इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स है वो थोड़े बहुत अनवायबल होंगे। हमको लग रहा है कि जब तक मैनेजमेंट की अभी कमेंट्री नहीं आती कि वो अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे रिवर्क करते हैं, तब तक हमको लग रहा है कि स्टॉक में एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लग रहा है कोई अर्निंग्स में कोई बड़ा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट इमीडिएटली उस टाइम तक आएगा जब तक ये क्लैरिटी आए कि ये प्रोजेक्ट को कैसे अपना कॉस्ट को रिवर्क करे, क्योंकि प्रोजेक्ट वायबिलिटी वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स उनको प्राइस इंक्रीज देने में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टॉक से दूर ही रहे, क्योंकि हो सकता है कि और 4-5% स्टॉक गिरे। ओके, और गहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो काफी कमजोर आलम इस काउंटर के लिए। एक और पैक जो हम देख रहे हैं फिर से कुछ नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया है आज, वो है सरकारी बैंकों का। अविनाश, आप क्या देख रहे हैं इसमें? क्योंकि आप देखिए एसबीआई जैसा काउंटर है 1.5% नीचे, और उसके सामने फिर कॉर्पोरेशन, विजया, ओबीसी जैसे काउंटर्स करीब 2-3% तक का नुकसान दिखा रहे हैं। करंट लेवल्स पर आपको लग रहा है और टूटेंगे ये शेयर, या फिर एक मौका ढूंढना चाहिए, अब खरीदारी करना शुरू करें? मुझे लग रहा है कि फ्रंटलाइन बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, हमको लग रहा है कि इस बार के नतीजे डेफिनेटली Q3 के हिसाब से एसेट क्वालिटी को लेके मेरे ख्याल से स्टेडी इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट्स में अनुमान है कि क्लियरली जो एसेट क्वालिटी का जो प्रेशर है वो मेरे ख्याल से अभी ईज आउट हो चुका है। तो फ्रंटलाइन बैंक्स में हमको नहीं लग रहा है कोई और बड़ी बिकवाली आएगी। यहाँ पे शायद मार्केट्स में आज थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनपीए कमेटी बनाई है उसमें कुछ नए डेवलपमेंट्स आए नहीं है। बैड बैंक को लेके भी बातें हो रही थी कि शायद आरबीआई एक बैड बैंक की कॉन्स्टिट्यूशन करे जिससे इन बैड एसेट्स का थोड़ा बहुत सोल्यूशन निकले। तो मेरे ख्याल से ये इवेंट बेस्ड है, बट ओवरऑल रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत पॉजिटिव अपटिक इन कंपनीज के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। तो लार्ज कैप प्राइवेट पीएसयू बैंक्स में नजर जरूर पॉजिटिवली लेना चाहिए, गिरावट पे जरूर खरीदे। मुझे लग रहा है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा कुड बी डेफिनेटली बी बॉट ऑन डिक्लाइंस। ओके, ये स्ट्रैटेजी आप लेकर चलेंगे। लेकिन आज के कुछ खास परफॉर्मेंस अगर हम देखें कमजोर मार्केट में,
गोवा कार्बन एक स्टॉक जहां पे नतीजे का फायदा पूरा मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इसके नतीजे सुधरने में फॉरेक्स गेन्स का काफी बड़ा हाथ था। अविनाश, फिर इतनी ज्यादा तेजी कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक मिड कैप काउंटर है प्रदीप, और फॉरेक्स गेन्स में हमको लग रहा है कि शायद मार्केट्स इसको पॉजिटिवली व्यू इसलिए कर रही है क्योंकि आगे भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का करेंसी मूवमेंट है ये कंपनी को फेवर करेगा, और आगे चल के हमको लग रहा है जो बिजनेस डायनामिक्स है वो डेफिनेटली अच्छे इंप्रूवमेंट होने के संकेत है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसको इमीडिएटली करंट लेवल पे नहीं, बट गिरावट में अगर कोई खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मेरे ख्याल से एक यूनिक बिजनेस मॉडल है और यूनिक प्रोडक्ट स्पेस में ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन लिमिटेड है, लेकिन ऑब्वियसली करेंसी विल प्ले अ बिग रोल। ओके, तो करेंसी प्ले का ज्यादा यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय इंफ्राटेल रैली करता हुआ काउंटर में 2-2.5% तक की तेजी, इनफैक्ट एक काउंटर से ज्यादा भाग चुका है वायदे में, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। पहले इंडिया बुल्स रियल पर सर्वेंद्र एक कॉल दीजिए, इस तेजी में क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए? 97 पर आ चुका है शेयर। नहीं, क्लियरली आई थिंक अब जो अपने हर्डल रेंज की तरफ ये बढ़ रहा है, तो यहाँ से तो अभी आई थिंक 80 से 96 ऑलरेडी हो गया है। 96 पे भी इसको पुराने हर्डल्स रहे हैं, और अगर आप इसका 2015-16 का हाई देखेंगे तो वो भी 103 के आसपास रहा है। तो हेडरूम तो मेरे ख्याल से वही करीब 6-7 रुपए ही है, और वो भी अगर 97 के ऊपर एक डिसाइसिव बंद आ जाए 97-98 के ऊपर, तो आप इसको 103-104 के लिए खेल सकते हैं। बट बियॉन्ड उसके आई थिंक अभी इसमें मुझे उससे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव रहूंगा, और 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर करना है तो 6 से 7 पॉइंट का ट्रेड करूंगा बस। ओके, इसके अलावा आप देखिए, हम पावर में अडानी पावर की बात कर रहे थे, जहां पे खबर है अडानी और टाटा पावर पे दरअसल उस खबर का पूरा असर पड़ा है। इन कंपनियों के मुनाफे पर या इनके प्लांट की वायबिलिटी पर सवाल उठे हैं, लेकिन बाकी के सेक्टर पे जो गिरावट आप देख रहे हैं, टोरेंट पावर देखिए पिछले कुछ मिनटों में 2% और टूटा है, अब करीब 3.5-4% नीचे आ गया है। इसके अलावा बीजीआर एनर्जी देखिए, ये तो इक्विपमेंट कंपनी है, यहां पर नुकसान बढ़ता हुआ 4.5% नीचे अब ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन पे सर्वेंद्र आपकी क्या राय है? आई थिंक क्लियरली प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, और देखिए तो ओवरऑल मार्केट में ही प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो बायस तो स्लाइटली हल्का नेगेटिव है। तो आई थिंक जिस तरह से अब स्पेशली टोरेंट पावर के केस में बोलूंगा, 3-4 दिन के करेक्शन के बाद एक रिकवरी की चांस एक कोशिश की थी कल, बट आई थिंक आज वो लो भी टूट गए, कल के बार के भी लो आज टूट गए हैं। तकरीबन 216-215 के आसपास जो लोस थे वो भी टूट गए हैं, उसके नीचे बंद कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ अगर फिसलता है तो 208, 209, और अगर लॉन्गर टर्म एवरेजेस की तरफ फिसलता है जहां से ये चला है तो वो स्तर रहेगा 190। क्लियरली वीकनेस आ गई है और मोमेंटम भी रोल हो गया है, तो मानना तो यही है कि प्रेशर कंटिन्यू रहेगा इस स्पेस में। दबाव के घेरे में पावर सेक्टर आज के सत्र में एक बार फिर हम लेंगे इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक। 199 यानी कि 200 पॉइंट की गिरावट पर इस समय सेंसेक्स कारोबार करता हुआ 9184 पर निफ्टी है, यानी कि बिकवाली फिर हावी दिख रही है। आगे आपको बताएंगे कि आखिरी आधे घंटे में क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी के लिए, खासकर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और याद रखिए आज शाम को आएंगे अहम आंकड़े आईआईपी और सीपीआई के, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, इस सब पर होगी चर्चा ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब बाजार आखिरी मिनटों की तरफ बढ़ते हुए, और रोज की तरह वक्त है निफ्टी पे नजर डालने का। लेकिन एक बार दुनिया के बाजारों का मूड अगर आप देखें, हमारे बाजार काफी तेज उतार चढ़ाव लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का मूड थोड़ा सा सुधरा है धीरे धीरे, हम कह सकते हैं। आज के दिन पिछले 1-2 दिनों से जो दबाव दिख रहा था उससे उभरने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। और अमेरिका से क्या उम्मीद है, क्योंकि ज्यादा दबाव हम वहीं से बनते हुए देख रहे हैं, और डाउ फ्यूचर्स भी हल्के से तेजी की ही उम्मीद कर रहे हैं, तो वहां से कहीं कोई ऐसे कमजोर संकेत हमारे लिए नहीं है। हालांकि हमारे बाजारों पे हमने ऊपरी स्तरों से दबाव बनते हुए देखा है। और हाँ, रुपया अगर आप देखें आज तो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स में हालांकि कोई बड़ी मजबूती देखने को नहीं मिली है, यानी रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यहां पे दबाव बनता हुआ फिलहाल अपने ही बाजारों में नजर आ रहा है, और अपनी करेंसी पे उसका असर हम देख रहे हैं। क्या कॉल बनती है ऐसे में निफ्टी पे, हमारे एक्सपर्ट की सुमित जैन सबसे पहले डिस्ट्रीमरी सिक्योरिटीज के निफ्टी पे सेल कॉल दे रहे हैं 9245 पे, स्टॉप लॉस लगाएं 9120 के टारगेट। 2 से 3 दिनों के लिए ये कॉल है।
वहीं नितिन मुरारका भी निफ्टी पर तेजी की कॉल दे रहे हैं। 9,280 के टारगेट के लिए कह रहे हैं खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 9,150 पर रखेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में ये लेवल्स जरूर अचीव होंगे। सर्वेंद्र, बताइए निफ्टी में आपकी क्या सलाह? नहीं हर्षिता जी, देखिए ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक लॉन्गर टर्म कस्प पे हम हैं जहां से इधर साइड बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहूंगा अपने लिए पोजीशन करने के लिए नेक्स्ट 6 हफ्तों के लिए। मंडे को जो हमने व्यू डिस्कस किया था अनिल जी के साथ, वो यही रहा है कि भाई जो वीकली सेटअप्स बने हैं, गए वीक के जो क्लोजर्स के जो सेटअप बने हैं, ये वही सेटअप्स बने हैं जो कि जनवरी 2015 और मार्च 2015 के हाई पे बने थे और उसके बाद सितंबर 2016 के हाई में भी बने थे। एग्जैक्टली वही पैटर्न रिपीट हुआ है और गए हफ्ते में। तो मेरा मानना तो ये है कि उस सारे सेटअप्स को देख के और जिस तरह की रीडिंग्स अभी हैं मोमेंटम में और मेरे जो प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स जिस तरह से वो बॉट हैं, मेरा मानना ये है कि ये ब्रेकआउट अब ऑलरेडी 1 महीने पुराना हो चुका है, 20 वर्किंग डे, और अभी भी हमने 100 पॉइंट का भी नेट मूवमेंट नहीं किया है। 9119 का ब्रेकआउट था, 9199 चल रहा है, 9200, 100 पॉइंट भी अभी 1 महीने में बाजार निकाल नहीं पाया। तो मैं इससे डिसअपॉइंट हो चुका हूं और उन सेटअप्स को देखते हुए मेरा मानना यह है कि जब तक 9306 के ऊपर डिसाइसिवली बंद नहीं आता है, जो कि मैंने स्ट्रैटेजी उस दिन दी थी, तब तक निफ्टी 9000 की तरफ स्लिप कर सकता है। बट आज मैं थोड़ा सा एक दूसरी स्ट्रैटेजी लाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी आते हैं जो मुझे स्क्रीन पे दिखा, इसलिए मैं लेके चलूंगा। मई का 9200 एट द मनी पुट 115 रुपए में मिल रहा है। अभी 117 रुपए का लाइव टिक है। जब मैंने ग्राफिक्स डाले थे तो 115 चला था, अभी 117 है, 2 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 117 रुपए का भाव चालू है। 120 रुपए का तो मैं वैसे भी स्टॉप लॉस लगाने ही वाला हूं। तो मैं एट द मनी 9200 का पुट भी लेके जाना चाहूंगा। 6 हफ्ते के लिए उसको होल्ड करूंगा। हर हफ्ते का मेरा कॉस्ट है 20 पॉइंट और वो 20 पॉइंट मुझे ट्रेडिंग करके बाजार में निकालते रहने, तो मेरा वो पुट फ्री हो जाएगा। तो मेरा थॉट यही है, आज के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 9200 का मे का पुट ले, 6 हफ्ते मिलेंगे, एट द मनी है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आप वैसे भी अगर निफ्टी ट्रेड करेंगे कभी भी तो लगाना ही पड़ेगा। इसको लेने के बाद आपको हेडेक नहीं है, स्टॉप लॉसेस को मैनेज करने का हेडेक नहीं है। इनडिफाइंड स्टॉप लॉस डिफाइन हो चुका है, 117 रुपए पे बाय कर लें, मे तक खड़े रहें और इसके ऊपर फिर मैं फर्दर ट्रेड्स हर बुधवार को या मंडे को जब मैं आऊंगा तो देते रहूंगा। फिलहाल अगर यहां से तेजी भी करनी पड़ी तो भी इस पुट को ओपन रखेंगे और उसके सामने फ्यूचर्स लेंगे, तो 9200 पे हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट फिलहाल बेच के काम करना चाहूंगा। जिसको फ्यूचर्स करना है वो 9306.60 पे स्टॉप लॉस रखे और 9000 का टारगेट लेके चले, और जिसको मे के लिए करना है तो ये 117 रुपए में पुट बाय कर ले और मे एंड तक खड़ा रहे, और जैसे जैसे ट्रेड्स होंगे मैं उस पर अपडेट करते रहूंगा। ओके, तो ये कॉल है फिलहाल आपके लिए कि निफ्टी को शॉर्ट जरूर करना है, लेकिन मई के पुट के जरिए शॉर्ट करने की सलाह है, ना कि आप फ्यूचर्स शॉर्ट करें। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए। संदीप वागले हमारे साथ जुड़ते हुए। वागले साहब, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? आफ्टरनून प्रदीप, 9150 मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो शायद ना टूटे। ऑन द अपसाइड 9250, 9270, ये 120 पॉइंट का सीमित दायरा है और मुझे लगता है ये ट्रंकेटेड वीक है, तो ये वीक में तो कुछ होना नहीं है उसके ऊपर या नीचे दोनों की तरफ। अगले वीक में मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो आप फिलहाल तेजी का रुख लेकर चलेंगे, लेकिन शायद इस वक्त कोई ट्रेड सुझा नहीं रहे। जी प्रदीप, कोई क्लियर ट्रेड सेटअप नहीं है। 100 पॉइंट के रिबैंड में अगर आप ट्रेड करने जाएंगे निफ्टी तो मतलब नहीं बनता है, तो उस लिहाज से मैं सोच रहा हूं कि कुछ ना करें, क्योंकि आप इस रेंज के बीचों बीच हैं। फिलहाल ये सलाह आपके लिए बनती हुई। लेकिन आज हमारी नजर होगी शाम 5:30 बजे आने वाले फरवरी के IIP और साथ ही CPI आंकड़ों पे, जो मार्च के होंगे। कैसे रह सकती हैं ये आंकड़े, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इकरा की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट अदिति नायर अब जुड़ गई हैं। अदिति, पहले IIP की ही अगर बात करें तो कुछ गिरावट की उम्मीद है? जी प्रदीप जी, हमारा एस्टिमेट है कि फरवरी के महीने के लिए IIP ग्रोथ 1.6% के आसपास रहेगी, पिछले महीने के 2.7% के मुकाबले में। 2 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्लो डाउन दिखेगा फरवरी में। एक तो पिछले साल 29 डेज थे, इस साल 28 डेज थे, और एक वर्किंग डे का भी डिफरेंस जो है थोड़ा तो इम्पैक्ट करता है फैक्ट्री प्रोडक्शन को। और दूसरी बात, जो कोर सेक्टर का डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहाँ पे काफी गिरावट हमें दिखी थी। काफी सारे कोर सेक्टर्स में हमने एक वीकनेस देखी थी और 38% IIP का तो उन 8 इंडस्ट्री से ही आ जाता है। ऑन द अदर हैंड 2 फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो थोड़े सपोर्टिव हैं। एक तो जो ऑटो सेक्टर की आउटपुट में कॉन्ट्रैक्शन जो थी वो काफी घटी थी फरवरी के महीने में,
जनवरी में 5.5% के आसपास डी ग्रोथ थी, जो कम होकर फरवरी में 0.9% के आसपास थी। तो एक तो ये पॉजिटिव फैक्टर है क्योंकि ऑटो प्रोडक्शन आईआईपी का कम से कम 5% का हिस्सा तो कंट्रीब्यूट करता ही है। दूसरी बात, जो नॉन ऑयल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं उनमें एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी फरवरी के महीने में। ये पार्टली इंजीनियरिंग गुड्स की वजह से था और कुछ हद तक हो सकता है कि एक वॉल्यूम इम्पैक्ट हो, लेकिन साथ ही साथ काफी हद तक हमें ये लग रहा है कि जो स्टील प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई थी उसकी वजह से वैल्यू टर्म्स में शायद एक्सपोर्ट्स जो हैं उन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ से भी शायद दिख सकता है, बट ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि आईआईपी ग्रोथ 1.6% के आसपास रहेगी फरवरी के महीने में। लेकिन ज्यादा बुरी खबर ये नहीं होगी कि आईआईपी घटेगा और सामने सीपीआई बढ़ने का अंदेशा है, 4% तक आने का अनुमान है हमारे पोल के मुताबिक। तो जी, हमारा भी अनुमान 4.1% का सीपीआई इन्फ्लेशन का है, लेकिन ये तो एक बहुत ही फोरगोन कंक्लूजन है बिकॉज जो गिरावट हमने 3.2% की देखी थी जनवरी के महीने में वो बेस इफेक्ट की वजह से थी, और दूसरी बात क्योंकि सब्जियों के दाम बहुत ही ज्यादा गिर गए थे डिमोनेटाइजेशन के बाद। सीजनली भी जब सर्दी होती है तब पेरिशेबल आइटम्स के दाम कम ही रहते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं ये रिवर्स तो होना ही था। तो आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, ये तो एक्चुअली काफी एक्सपेक्टेड था ही कि सीपीआई इन्फ्लेशन वापस 4% के ऊपर आ जाएगा मार्च तक। फिर भी आरबीआई का जो 5% का जो टारगेट था उससे तो काफी कम ही है। अब आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि जो ट्रेजेक्ट्री आरबीआई ने आउटलाइन करी है कि एवरेज पहले हाफ का 4.5% और सेकेंड हाफ का 5%, अगर वो मीट होती है तो फिर हमें आई थिंक और रेट कट की एक्सपेक्टेशन तो छोड़ ही देनी चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं फिलहाल ये सारे आंकड़े जो बता रहे हैं, जबकि ग्रोथ का आंकड़ा इतना नीचे है फिर भी रेट कट के लिए जगह महंगाई को देखते हुए नहीं बनेगी, तो ये खबर कुल मिलाकर अच्छी नहीं है। दीदी शुक्रिया आपका। हमारे साथ अब डीडी शर्मा साहब भी जुड़ रहे हैं। शर्मा साहब, आप अगर इस फैक्टर्स को देखें कि एक तरफ ग्रोथ नीचे जा रही है और साथ में महंगाई का टारगेट आरबीआई ने इतना सख्त रख दिया है कि वहां पर ब्याज दरें घटने की उम्मीद भी नहीं, मार्केट कैसे लेगा इसको और क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से मार्केट कोई ज्यादा इसको महत्व नहीं देगा, क्योंकि अदरवाइज जो लिक्विडिटी सिचुएशन है वो काफी बेटर है, और उसके चलते देखिए बिना आरबीआई के रेट कट किए भी पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा कि कई बैंकों ने 10 बेसिस पॉइंट से लेके और 50 बेसिस पॉइंट तक रेट्स कम की है। तो मेरे ख्याल से जो रेट कट का सिलसिला है वो तो अभी तक चला ही आ रहा है और मेरे ख्याल से ये रिजाइन चलता रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से बहुत ज्यादा और कट की उम्मीद नहीं है, लेकिन करंट रेट के आसपास मेरे ख्याल से अगर इंटरेस्ट रेट रहती है तो कोई ज्यादा नुकसान इकोनॉमी को नहीं पहुंचा रही है। लेकिन हाँ, अगर कट आता है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल जो दूसरे मोमेंटम है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग है, इन सब पे डिपेंड करेगा और वो होती जा रही है। तो मेरे ख्याल से आउटलुक ठीक ही है। ऐसी स्थिति में कंस्ट्रिंग बाजार थोड़ा सा अटक रहा है 90 to 100 के आसपास। शर्मा जी, आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं इकोनॉमी की स्थिति कंफर्टेबल है, अब तो शायद फिर डिसाइडिंग फैक्टर अर्निंग सीजन ही रहेगा और जिसकी शुरुआत ऑफिशियली इन्फोसिस के नंबर्स के साथ कल से शुरू हो जाएगी। देखिए, आप भी जानते हैं और मेरे ख्याल से सबको पता है कि जो बाजार अटक रहा है वो अभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण या सीपीआई क्या आएगा या आईआईपी क्या आएगा उसके कारण नहीं अटक रहा है। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण अटक रहा है और उस डर के कारण जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या सेलिंग आ रही है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि आउटलुक में कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग की जहां तक बात है, डेफिनेटली अर्निंग पे अभी भी कंसर्न बना हुआ है। देखने की बात होगी कि Q4 में अर्निंग की ट्रैजेक्टरी क्या रहती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि FY 17-18 के सेकेंड हाफ में डेफिनेटली जो है वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, तो ये बताइए अर्निंग सीजन के बाद शर्मा साहब आप क्या मार्केट को ऊपर देखते हैं यहाँ से या नीचे देखते हैं? देखिए, अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट के बाद में अगर कोई भी करेक्शन आता है तो मेरे ख्याल से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और अर्निंग सीजन के बाद में मैं समझता हूं मार्केट वापस आपको ऊपर ही जाते हुए दिखाई देगा।
ओके, अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है, गिरावट आती है, तो वो एक खरीदारी के मौके की तरह से आपको लेना चाहिए। ये सलाह आती हुई 9200 के ऊपर इस बीच निफ्टी फिर से आने की कोशिश में ऊपर टिका हुआ है। निफ्टी बैंक 21,670 के करीब और कारोबार देखिए बाजार का कुल 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा आपको। तो आज बहुत ही तगड़े, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हमने आते हुए देखे हैं। काफी ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स पे अगर आप नजर डालें और देखें कि अब जाते जाते कहां पर हरकत है, थोड़ी बहुत खरीदारी अडानी एंटरप्राइजेस में निचले स्तरों से आती हुई दिखाई दी है। हल्की रिकवरी वहां देखने को मिलेगी आपको। थोड़ी खरीदारी साउथ इंडियन बैंक जैसे स्टॉक में आती हुई, लेकिन कोई खास नहीं। लगातार जो स्टॉक्स बेहतर बने हुए हैं वो हैं दरअसल पेट्रोलियम कंपनीज, एमआरपीएल और पेट्रोनेट एलएनजी। ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें लगातार मजबूती है, अच्छे वॉल्यूम है और इस वक्त और भी वॉल्यूम ऐड होता हुआ और कुछ सुधार हम देख रहे हैं। जो थोड़ा बहुत करेक्शन आया था उससे भी उबरने की कोशिश, तो जाते जाते खरीदारी हो रही है। सर्वेंद्र, अगर आप ये दोनों चार्ट देखें ट्रेडिंग के लिहाज से क्या देखते हैं? आई थिंक क्लियरली ट्रेंड तो स्ट्रांग अप ही है। शॉर्ट टर्म भी देखें या मीडियम टर्म देखें, ट्रेंड्स दोनों में अप हैं। स्पेशली अगर एमआरपीएल का केस लें तो आई थिंक लास्ट 1-1.5 महीने से इसका 114-115 पे ये स्टॉक अटक रहा था और आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, बस खाली ये देखना पड़ेगा डिलीवरीज क्या गई हैं। बट अगर मैं लास्ट हफ्ते की डिलीवरीज देखता हूं तो दे हैव बीन अबव एवरेज और काफी अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स भी हुए हैं। अगर 1 महीने के रेंज को कंपेयर करें तो आई थिंक लास्ट 10 दिन के वॉल्यूम्स में डिलीवरीज काफी अच्छी गई हैं। तो क्लियरली आई थिंक डिसाइसिव ब्रेकआउट है इसमें। और अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो तकरीबन आई थिंक 146-148 के आसपास है और अभी तो 118 चल रहा है। तो आई थिंक जिस तरह से ये ब्रेकआउट हो रहा है, आई थिंक ये पोजीशनिंग और अगर यहाँ से डिलीवरी जा रही है तो आई थिंक क्लियरली 148 का जो पुराना हाई था इसका ऑल टाइम हाई, जो कि आई थिंक 2006-07 का इसका हाई है, आई थिंक उसको टेस्ट करने जाएगा और वहां तक की जगह है। स्टॉप लॉस रखना जरूर पड़ेगा इसमें, तो 104-105 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, वहां पे सपोर्ट्स हैं। और आई थिंक क्लियरली 145-148 तक का जगह बनता है आज के ब्रेकआउट के बाद। पिछले कुछ मिनटों में फार्मा कंपनियों में एक अच्छी रफ्तार आ रही है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 20 मिनटों में 3% का उछाल। सन फार्मा 2% बढ़ा है। ऑर्किड फार्मा जो नेगेटिव टेरिटरी में अभी कारोबार कर रहा है, दिन के लो से यहां पर करीब 1 से 1.5% की रिकवरी आती हुई या फिर उससे ज्यादा की। वॉकहार्ट भी रिकवर करता हुआ और लिस्ट लंबी है। यहां पर छोटे मझौले काउंटर से लेकर दिग्गजों में हम देख रहे हैं कुछ एक्शन बनता हुआ। इंडोको रेमेडीज आपको याद होगा सुबह में काफी पिट रहा था काउंटर, ये अब 2% ऊपर है। शर्मा जी, आपकी क्या राय रहेगी इस पूरे फार्मा स्पेस पर? क्योंकि बहुत ही एराटिक मूव्स देखने को मिले हैं, स्पेशली यूएस एफडीए की जो आपत्ति आ रही है एक बार फिर एक के बाद एक। देखिए, डेफिनेटली जो यूएस एफडीए के कंसर्न्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इस साल जो है वो बहुत सारे, इस साल का मतलब मेरा है कि 16-17 में बहुत सारी कंपनियों के ऊपर अलर्ट्स आए हैं और उसके कारण एक तो ओवरऑल सेंटिमेंट था और मोमेंटम था फार्मा स्टॉक्स का, वो गड़बड़ा गया है। आज की जो तेजी है मेरे ख्याल से छोटा मोटा पुल बैक है। मार्केट में जब प्रेशर है तो डिफेंसिव में थोड़ा सा पुल बैक आना लाजमी है, तो वैसा ही लग रहा है। बागले साहब, सन फार्मा एडवांस रिसर्च स्पार्क सबसे एक्टिव है, क्या लेके जाएं? सुनाई दे रही है? हर्षदा, मैं समझता हूँ ये थोड़ी बाउंस बैक मूव है। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं अगले कुछ दिनों का, या जी अब फॉर अ टारगेट ऑफ 370 लेके जा सकते हैं। ओके, चलिए इस वक्त अब समय हो रहा है बीटीएसटी या एसटीबीटी स्टॉक्स जानने का। आज क्या पोजीशन सुझा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले आज आपको राय दिखाएंगे कुणाल सरावगी की ओर से आती हुई और इनकी कॉल है बाई कॉल। पहली, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे 102 के टारगेट, 95 रुपए 50 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह है। दूसरी कॉल आ रही है रिलायंस पे इनकी ओर से और ये बाई कॉल है, स्टॉप लॉस 1250 पे लगाएंगे, टारगेट 1360 के आने की उम्मीद कर रहे हैं कुणाल। काफी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स यहाँ पर। अब आशुतोष सरना की राय, केन में खरीदारी की सलाह इनकी ओर से आती हुई। 316 का टारगेट, स्टॉप लॉस इन्होंने कहा है 360 पर रखना चाहिए। हिंडाल्को भी इनके रेडार पर है, इसमें भी तेजी की ही पोजीशन होनी चाहिए। हिंडाल्को में जो टारगेट दे रहे हैं वो इनफैक्ट ये 198 का टारगेट है हिंडाल्को का। ग्राफिक गलत है आपकी स्क्रीन पर।
साथ ही साथ स्टॉप लॉस 190 का रखे तो हिंडाल्को एक बाय है। अब सर्वेंद्र श्रीवास्तव की राय लेते हैं। सर्वेंद्र बताइए क्या स्टॉक्स चुने हैं आपने? दोनों स्टॉक मैंने बास्केट वही पिक किया है, चूज किया है सेल साइड का। दोनों एसटीबीटी हैं। पहला है जी में, जहां पे क्लियरली वीकनेस लास्ट 2 दिन से बिल्डिंग हुई है और अब स्टॉक करीब हफ्ते के नए लोज प्रिंट करते हुए लास्ट 4-5 दिन के। और मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक 522 के आसपास स्लिप कर सकता है। शॉर्ट करके चले, कैश के लेवल्स हैं 537.60 का स्टॉप लॉस लगाएं। और जो पावर का एक फ्लेवर चल रहा है उसमें एक स्टॉक है, वैसे तो इसको कुछ फर्क पड़ा नहीं है, बट क्लियरली आई थिंक अगर फ्लेवर का ही ब्रश उसके ऊपर आता है और आज उसका क्लोज थोड़ा नेगेटिव है, वो है कैलकाटा इलेक्ट्रिक। सो उसको शॉर्ट करना चाहूंगा। 815-820 के टारगेट्स नीचे में उसमें दिखते हैं मुझे कल के लिए, और 843.10 पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा। ओके, तो ये 2 शॉर्ट्स के कॉल आते हुए फिलहाल सर्वेंद्र की ओर से। संदीप वागले जो आज कॉल दे रहे हैं, हालांकि इस वक्त हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन कॉल आपको बता देते हैं। एसटीबीटी कॉल है टाटा स्टील पे, स्टॉप सेल कॉल होगी, यानी स्टॉप लॉस लगाएंगे 483 पे 472 के टारगेट के लिए, और भारतीय इंफ्राटेल पे बीटीएसटी करेंगे, यानी तेजी करेंगे 363 का स्टॉप 375 के टारगेट। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट, जो कि वागले साहब की स्ट्रैटेजी है फिलहाल इस पर चलते हुए। अगला स्टॉक जहां हमारी नजर है वो है डीसीबी बैंक, और इस पर फोकस इसलिए है, कल आपको ध्यान होगा बहुत तेज उछाल आया था। आज हालांकि दायरे में घूम रहा है, कल की तेजी को मेंटेन कर रहा है, ये बड़ी बात है। और आज भी अगर आप वॉल्यूम देखें तो काफी अच्छे वॉल्यूम है, औसत से करीब 60-70% ज्यादा वॉल्यूम है। इसके नतीजे आएंगे परसों, लेकिन हमारी नजर इस पे बनी हुई है, क्योंकि जो अनुमान है हमारे, मुनाफा हालांकि गिर सकता है, लेकिन आमदनी नेट इंटरेस्ट इनकम में हम करीब 27 से 28% बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। और जो मुनाफा आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है उसकी वजह यह है कि पिछले साल इसी क्वार्टर में टैक्स के कुछ एडजस्टमेंट हुए थे, जिसकी वजह से इन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया था, बल्कि थोड़ा टैक्स राइट बैक किया था। अब नॉर्मल कोर्स में जब 28% आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर है कि आप टैक्स तो देंगे, तो टैक्स देने की वजह से ये मुनाफा घटता हुआ दिख रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स है, उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अविनाश, डीसीबी पे फिलहाल आपकी कॉल क्या है? क्या अभी मौका देख रहे हैं 180 पे? बिल्कुल प्रदीप, मुझे लग रहा है कि प्रीवियस क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर डीसीबी बैंक का देखें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस बैंक ने रिपोर्ट किया था। हमको लग रहा है कि अगर ये वन टाइम इफेक्ट होता है प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट के हिसाब से, तो डेफिनेटली मार्केट्स दूसरे पैरामीटर्स देखेगी, जैसे कि लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी। और हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी में अगर कोई स्टेडी इंप्रूवमेंट या लोन बुक में अच्छा नंबर दिख सकता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अगर ठीक ठाक रहती है, तो शेयर में एक अच्छा अपटेक रिजल्ट्स के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें। मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक ग्रोइंग मिड साइज बैंक है, जहां पे हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव लुक्स क्वाइट गुड। ओके, 1 ईयर पर्सपेक्टिव से एक अच्छा आउटलुक। अब वैसे स्पेस में निजी बैंकों में हमने देखा आज काफी ट्रैक्शन है। शर्मा जी, डीसीबी जैसे काउंटर्स प्रॉमिसिंग रहेंगे या फिर आप न्यू कमर्स, आरबीएल जैसे काउंटर्स पे ज्यादा भरोसा रखते हैं? नहीं, मेरा भरोसा फिलहाल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बैंकों पर है जहां की प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं है, कोई नॉन प्रोमोटर नहीं है। क्योंकि जैसा कल हुआ था, हालांकि उस चीज को तो थोड़ा डिनाई कर दिया आईसीआईसी बैंक ने कि उसने कोई अपने लेवल पे कर्नाटका बैंक में होल्डिंग ली है, लेकिन ये सारे बैंक जो कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, साउथ इंडिया बैंक, फेडरल बैंक, ये इस तरह के बैंक हैं जहां कोई नॉन प्रोमोटर ग्रुप नहीं है, और ये अप फॉर ग्रैब हो सकते हैं। जबकि आरबीआई जो है मर्जर एक्विजिशन को लिबरलाइज कर सकता है, क्योंकि अब जब आगे लाइसेंस टैप पे देने की बात हो रही है, बैंकिंग लाइसेंस, तो मेरे ख्याल से अब कोई रीजन नहीं है कि मर्जर और एक्विजिशंस को जो है लिबरलाइज किया जाए, एनकरेज किया जाए रादर। और ऐसा अगर होता है तो इस तरह के जो बैंक हैं जहां कोई नॉन प्रोमोटर ग्रुप नहीं है, वो बहुत इजीली एक्वायर किए जा सकते हैं, और इसलिए इस तरह के बैंकों पर मेरी नजर होगी, और यहां मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को भी ध्यान देना चाहिए। 2 एनबीएफसीज के चार्ट पे नजर होनी चाहिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और कैनफिन होम्स। सर्वेंद्र, अगर आप ये दोनों चार्ट देखें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में आज के दिन हमने पूरे महीने का कारोबार देखा है, एक बड़ी डील हुई है, दरअसल नया 52 वीक हाई बनते हुए हम देख रहे हैं, और जाते जाते करीब 1.25% का उछाल और देखने को मिला है। और कैनफिन होम्स दूसरा स्टॉक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहां भी नए 52 वीक हाई आज के दिन हमने बनते हुए देखे हैं। आखिरी मिनटों में भी खरीदारी देखी जा रही है, और करीब करीब हफ्ते भर का वॉल्यूम है एक दिन में।
मैं आई थिंक दोनों स्टॉक प्रदीप जी काफी स्ट्रेच्ड हैं और काफी ओवरबॉट रीडिंग्स हैं। अगर थोड़ा सा लंबी अवधि के भी चार्ट्स देखें तो काफी स्ट्रेच्ड और काफी ओवरबॉट हैं। तो फ्रेश एक्सपोजर्स तो दोनों में यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है रिस्क रिवॉर्ड ढूंढना, क्योंकि स्टॉप लॉसेस बहुत पीछे आएंगे। अगर कैंफिन होम की बात करें तो 2575 का भाव चालू है और आई थिंक स्टॉप लॉस कहीं अगर ढंग का भी ढूंढने जाऊं तो आई थिंक 2200-2300 के आसपास आता है, तो काफी दूर हो जाता है। सेम ट्यूब इन्वेस्टमेंट के केस में आई थिंक 600 से 700 का एकदम ब्लाइंडिंग मूव है, तो करीब 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख के अगर ऊपर में विजिबिलिटी हो कि हाँ 200-300 पॉइंट आने वाले हैं तो ट्रेड करें, जो कि मुझे उतनी विजिबिलिटी इसमें लग नहीं रही है और ये स्टॉक रेगुलर कवरेज में भी नहीं है। तो आई थिंक दोनों को यहाँ से अवॉइड करना चाहूंगा, बट दोनों स्टॉक्स तो फिनोमिनल ऑर्बिट में हैं और अगर किसी के पास है तो रखें, स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करके चलें और अपने बुक में बना के रखें और पूरा जूस निकालने की कोशिश करें। सिटी यूनियन बैंक तेजी से पिटता हुआ करीब 3.5% का एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले तो ये कुछ लीडर्स में शामिल था, अचानक यहाँ पर बिकवाली वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जो रेडार पर हैं आज। वागले साहब, आपकी राय चाहिए। देखिए, जिस तरह से टाटा स्टील हिंडाल्को में कुछ मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही है, मेटल्स पर आप क्या राय रख रहे हैं, कैसे ट्रेड करेंगे? हर्षदा, मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन इसमें आना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील में मेरा तो एसटीबीटीआई हिंडाल्को भी मुझे वीक दिखाई देता है। तो एक 2 से 3 से 4% की एक आज और कल में, कल में ये मूव आ सकती है। तो मैं कॉशियस व्यू ये करूंगा, थोड़ा सा नीचे मुझे लगता है ये स्पेस हमको दिखाई देगा। ओके, आज आप इंटरेस्टिंगली ये देख सकते हैं कि आखिरी मिनटों में सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स में अच्छा उछाल है। सन फार्मा, औरोबिंदो, सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी पे आप नजर डालिए, हर तरफ आपको एक काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। ये तो बड़े शेयरों की बात हुई। छोटे शेयरों में अगर आप देखें, मिड कैप्स में देखिए, चलने वाले कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालिए तो इंडोको रेमेडीज आपको फिर से इस सेक्टर का एक स्टॉक दिखाई देता है। डॉल्फिन ऑफशोर पे नजर होनी चाहिए। 5-5.5% के आसपास का उछाल डॉल्फिन में बनता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगर वो स्टॉक हम आपके सामने ला सकें, मास्टेक भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नीचे आपको दिखाई देगा, जहां पे काफी तेज उछाल आया है। वागले साहब, इन दोनों पे अगर आप नजर डालें, डॉल्फिन और मास्टेक, क्या लगता है? मैं क्लियरली प्रदीप अवॉइड करूंगा, ये थोड़ा सा मुझे इलिक्विड दिखाई देता है डॉल्फिन ऑफशोर। तो मास्टेक बेटर है बिटवीन द टू, और मास्टेक में एक ब्रेकआउट आया है 202 के स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है ये मूव 230 तक कंटिन्यू हो सकती है। तो डॉल्फिन नो, मास्टेक यस। कैपिटल गुड्स एक स्पेस है जहां पर थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ती दिखाई दे रही है। एल&टी हाउएवर 1700 के आसपास है। लो से ये इंडेक्स भी कुछ रिकवरी दिखाने में कामयाब था। आपकी क्या सलाह होगी शर्मा जी, रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से? क्या आपको लग रहा है पब्लिक सेक्टर में कैपेक्स अगर बढ़ता है तो ऑर्डर इनफ्लोज इन कंपनियों के लिए बेहतर होंगे? क्या वो एल&टी के फेवर में रहेगा या फिर भेल जैसी कंपनियां फिर प्राइम कैंडिडेट्स रहेंगी उन ऑर्डर्स को बैक करने के लिए? नहीं, देखिए, एल&टी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है और इकोनॉमी के ऑलमोस्ट हर एक वर्टिकल के अंदर है, इंक्लूडिंग जो न्यू इमर्जिंग ग्रोथ एरिया है, डिफेंस है, उसके अंदर भी है। तो मेरे ख्याल से रियल प्रॉक्सी टू आवर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एल&टी। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज दिखती है तो मैं समझता हूं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्टर, क्योंकि ये बहुत सारे सेक्टर्स में है, तो एल&टी के लिए ये पॉजिटिव होगा और मेरे ख्याल से एल&टी जो है वो एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। ओके, एक और स्टॉक फिलहाल जो नजर में आ रहा है वो है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स। यहां पर हमने करीब 2.5% का इजाफा देखा है पिछले 15-20 मिनटों के अंदर। तेजी से ये स्टॉक बढ़ा है और आप देखिए, बिल्कुल शुरुआती मिनटों में जो लेवल्स देखे थे आज दिन के, वहीं पर लौटने की कोशिश, पूरे नुकसान की भरपाई की है इसने। करीबन औसत वॉल्यूम है, लेकिन इस पर सर्वेंद्र अगर आप एक बार की नजर डालें, मुझे लगता है करीब ये 1.5 साल का बेस्ट क्लोजिंग हाई, बल्कि शायद नया हाई ही बनाने की कोशिश में दिख रहा है आखिरी मिनटों के दौरान। बिल्कुल, आई थिंक क्लियरली जिस तरह से पीएफसी आरईसी कल चले हैं और आई थिंक इस स्पेस में डेफिनेटली एक्शन शुरू हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्टॉक भी अगर थोड़ा सा मध्यम अवधि के लिए लें, अगर देखें 9 से 12 महीने के लिए, तो यहां से भी हर्जा नहीं है लेने में। बट आई थिंक एक 7-8 पॉइंट का करेक्शन जो इसको 91-92 तक ले जा सकता है।
वो मेरा मानना है कि पॉसिबल है इसमें, और थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है करंट साइकिल इसका। अगर प्योरली अगर डेली सेटअप्स देखें पीटीसी देख रहे हैं, स्ट्रेच है यहाँ पे, तो डेफिनेटली लेवल्स काफी अच्छे हैं, बट आई थिंक अभी वेट करना चाहिए और 92 के आसपास, 91-92 के आसपास लेना चाहिए। सुरेंद्र, आप पीटीसी देख रहे थे, मेरा सवाल पीटीसी इंडिया फाइनेंस जो पीएफएस कहते हैं शॉर्ट में, उस पर था। पीएफएस का भी चार्ट तकरीबन तो इससे थोड़ा भिन्न है, नो डाउट। रेंज निकाल के ये डेफिनेटली 40 to 45 की रेंज निकाल के आज खड़ा हो रहा है, तो आई थिंक अगर इसको ट्रेड करना है तो आई थिंक 51-52 के लेवल्स के लिए ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, बट मेन इसके हर्डल्स इसके भी करीब 52 के आसपास हैं, और 52 के ऊपर अगर ये बंद करेगा तो आई थिंक थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट यहाँ से आई थिंक 51-52 का ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। शुगर में फिर से आज स्ट्रेंथ बनती दिखाई दे रही है। अविनाश, आप क्या सलाह देंगे? EID पैरी, दालमिया भारत, बनारी शुगर, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है ठीक ठाक वॉल्यूम प्ले पर खरीदारी हुई है। EID तो करीब 5-6% भागा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली शुगर कंपनीज के जो नतीजे आएंगे Q4 के, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट बहुत टॉप लाइन एज वेल एज ऑपरेशनल लेवल पे मार्जिन्स में देखने को मिलेगी, और मेरे ख्याल से शुगर के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार की सप्लाई शॉर्टेजेस हमको शुगर इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं, इंडस्ट्री ने भी कहा है कि कम से कम 7-8% आउटपुट कम होने का अनुमान है इस साल। तो उस हिसाब से हमको लग रहा है कि शुगर कंपनीज जैसी डालमिया भारत है, बनारी अमन है, हमको लग रहा है जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है हर्षदा, वहां पे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, और मेरे ख्याल से ये जो मोमेंटम है ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। ओके, इस बीच आज पोलारिस कंसल्टिंग में जो हमने आखिरी मिनटों में एक जबरदस्त उछाल देखा है, अविनाश क्या कैसे देखते हैं आप इस स्टॉक को? तकरीबन 2 हफ्ते के वॉल्यूम यहां पर देखने को मिले हैं, तो अच्छी बाइंग हुई है और तेज उछाल आया है। नहीं, मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टर्म प्ले है प्रदीप। हमने देखा है कि लगातार अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो क्वार्टरली नंबर्स इनके कोई इम्प्रेस, कुछ तकनीकी दिक्कत फिलहाल नजर आ रही है। अविनाश की राय आगे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आखिरी मिनटों में आ चुके हैं। आज की क्लोजिंग की तैयारी है। निफ्टी 9200 के आसपास, सेंसेक्स 29,600 के करीब, 160 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक करीब 80 पॉइंट के नुकसान के साथ 21,650 के करीब, और कुल वॉल्यूम आज 6.25 लाख करोड़ पर अब पहुंचता हुआ नजर आएगा। 1:2 मार्केट ब्रेथ फिलहाल देखने को मिल रही है अगर आप आखिरी मिनटों पर नजर डालें। जहां तक खासतौर पर बड़े स्टॉक्स का सवाल है, आज के दिन हम क्लियरली देख रहे हैं आखिरी मिनटों में फार्मा स्टॉक्स में कुछ सुधार देखने को मिला है, और अब फाइनली अंतिम मिनटों के दौरान सन फार्मा आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डीज और अरबिंदो, लुपिन, बॉश में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, और खासतौर पे आखिरी घंटे में ही यहां पे उछाल आया। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। भारतीय इंफ्राटेल एक और स्टॉक जो अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, और साथ ही आयशर। जी हाँ प्रदीप, दिग्गजों में ऐसे कई काउंटर्स हैं जिनमें काफी तगड़ा मूव आया। सन फार्मा और बिंदो, सिप्ला जैसे काउंटर्स में तेजी थी ही। इसके अलावा येस बैंक, निजी बैंकों में इसने एक अच्छा हाथ दिया है बाजार को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। 1.5% का उछाल। टाटा पावर, इंडसइंड बैंक, ये दूसरे काउंटर्स रहे हैं। टू व्हीलर कंपनियों में हीरो मोटो और बजाज ऑटो दोनों में ही हमने देखा आज अच्छी खरीदारी होती हुई। करीब आधे से 1% की बढ़त पर ये काउंटर्स जाकर टिकते दिखाई दिए हैं। तो ये पूरा बाजार का रुझान था। हालांकि बिकवाली के घेरे में जो बाजार था, इसमें सरकारी बैंकों में मुनाफा वसूली का इम्पैक्ट दिखा है। मेटल्स में आज हमने देखा है थोड़ी सी स्थिति नरम पड़ती हुई दिखाई दी है। और टेक्नोलॉजी काउंटर्स, कल इन्फोसिस के नतीजों से पहले यहां पर लोगों ने अपनी पोजीशन कम से कम या फिर हल्की करने की कोशिश की है। तो इन्फी जहां पर एकदम फ्लैट था, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो जैसे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा लगभग 1 से 2% तक का दबाव भी बनता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट विप्रो जाते जाते करीब 2% नीचे टिका है। तो ये एक्टिव काउंटर्स रहे हैं आज के ट्रेड के। कुल मिलाकर आज बैंक निफ्टी की ओर से सरकारी बैंकों में दबाव था, इसीलिए इंडेक्स एक बार फिर 80 पॉइंट नीचे टिकता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट की गिरावट पर जाकर टिक रहा है, और 9,200 के आसपास ही वो प्रोविजनल क्लोज देखने को मिलेगी। इनफैक्ट एडजस्टेड क्लोज तो मुझे लगता है 9,200 के ऊपर ही आएगी। तो ये फिलहाल आज का दिन रहा है बहुत ही सीमित दायरा बाजार का, और 9200 के आसपास निफ्टी टिका है। 9201 के लेवल्स इस समय आते हुए दिखाई दिए हैं। और फाइनली क्लोजिंग आपके सामने
9,200 के थोड़ा सा नीचे आपको ये लेवल्स नजर आ रहे हैं। प्रोविजनल नंबर अगर आप देखें, मेरे ख्याल से 9,201 मेरी स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा है, तो वो नंबर थोड़ा बेहतर है। सेंसेक्स के लिए 29,630, निफ्टी बैंक 21,654, 80 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक में, 160 पॉइंट का सेंसेक्स में और 35-36 पॉइंट का निफ्टी में आज के दिन आता हुआ नजर आया है। एक और सेगमेंट जिस पर हम बात नहीं कर पाए, लिकर स्टॉक्स अगर आप देखें, जीएम ब्रूअरीज, ग्लोबल स्पिरिट वगैरह और इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स में थोड़ी सी रिकवरी आज के दिन आती हुई नजर आई है। ये स्टॉक्स जो काफी ज्यादा लगातार पिटे थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट 9,200 के करीब की क्लोजिंग और जो एडजस्ट होकर अब 9,203 का आंकड़ा सामने आ रहा है। अगर इसको आप देखते हैं सर्वेंद्र, ये क्लोजिंग आपको कैसी लगती है? नहीं, देखिए क्लोजिंग तो 9200 के जस्ट ऊपर आई है राउंड फिगर पे, तो एडजस्टेड उस पर ज्यादा तो नहीं रीड करूंगा, बट एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे लास्ट अगर आप हफ्ते भर का रेंज देखें तो 9250 के ऊपर जाके टिका तो था, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा एक दिन के ज्यादा उसके ऊपर बंद आया नहीं, और ये रेंज अब थोड़ी सी स्ट्रगल करेगी यहाँ पे। तो मेरा लगता है कि इमीडिएट अगर हर्डल देखें तो 9250 पे रहेगा, बट ग्रेजुअली अगर आप देखें तो आज मोमेंटम साइकिल्स क्लियरली इन्वर्ट हुए हैं और अब मोमेंटम रीडिंग्स भी गिरना शुरू हो गई हैं। तो मेरा मानना है आज बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम सेल में गया है। डेली जो इंडिकेटर्स मैं देखता हूँ, आई थिंक मोमेंटम इन्वर्ट हो रहा है, बाजार चलने को ना बोल रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जैसे अब नीचे के इमीडिएट सपोर्ट्स टूटेंगे जो सबके हैं, आई थिंक 9150 के आसपास, तो ये मोमेंटम नीचे की तरफ निफ्टी में भी ढलक जाएगा। और बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी मैं आज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि कुछ जो इंडिकेटर्स हैं मेरे वो आज जस्ट सेल में गए हैं। तो आई थिंक फ्रेश रीडिंग्स हैं और नीचे की तरफ ही हैं। ओके, तो मंदी का मूड फिलहाल सर्वेंद्र आपका बन रहा है, लेकिन शर्मा जी, इन्फोसिस क्या मंदी के खिलाड़ियों की मदद करेगा? देखिए, इस क्वार्टर में तो मैं समझता हूं कि शायद नहीं करे, और एक रीजनेबल ग्रोथ जो है आनी चाहिए एक्सपेक्टेड लाइंस पे। तो मेरे ख्याल से जो लोग खराब रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो उनको शायद निराशा लगेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अविनाश, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। सर्वेंद्र और वागले साहब, आपका भी शुक्रिया। लेंगे इजाजत, और अब वक्त है स्टॉक 2020 के नतीजे देखने का। आज का मुकाबला नीरज और हेमंत के बीच, और हेमंत ने बाजी मारी है। 4.60% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम किए। नीरज ने भी लगभग 3% की कमाई की। एकदम ठंडे बाजार में हमारे कैप्टन की टीम में कौन कौन से शेयर शामिल थे कि इतना दमदार प्रदर्शन इनका रहा है? ये तमाम जूट बनाने वाली कंपनियां हेमंत की टीम का हिस्सा थी। लुडलो जूट, ग्लॉस्टर जैसे शेयर जहां पर हमने देखा काफी तेजी आई। मालू पेपर मिल्स और मुकुंद, ये भी इनके टीम में शामिल थे। नीरज की टीम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और इनके जो उम्दा खिलाड़ी हैं उनमें गोवा कार्बन, पीएनसी इंफ्राटेक, बॉम्बे डाइंग और पेट्रोनेट एलएनजी थे। और इसके साथ ही फिलहाल वक्त है इजाजत देने का, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद आज के ट्रेड का पूरा रिकैप लेकर आएंगे नेहा आनंद के साथ। बने रहिए सिंधी से आवाज पर।